डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के अंदर जो अपने केयर ऑफ द रबड़ गुड्स का चल रहा था टॉपिक, जिसमें अलग अलग सामान के अपन देखो, अलग अलग रबड़ के सामान के अपन थोड़ा सा फर्क है उसमें, क्योंकि रबड़ का सामान तो आपको बताया, रबड़ की जो मेन केयर जो होती है उसका तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कि मैकिन्टॉश की केयर कैसे करते हैं वो आर्टिकल के हिसाब से अपन उसका थोड़ा सा अलग से पढ़ रहे हैं। कि कई बार ऐसा आ जाता है कि केयर ऑफ द रबड़ ग्लाउज, कि रबड़ के ग्लाउज की तो आपको वो एक मैटर एक जगह मिल जाए, सही ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाए। बाकी तो जो अब मैंने आपको केयर ऑफ द रबड़ गुड्स के बारे में पढ़ाया था वो कॉमन पॉइंट थे आपके, कि रबड़ के सामान को अपन किस प्रकार से केयर करते हैं। जैसे मान लीजिए उसको गर्मी से अपन बचाते हैं, उसको अपन तेज धूप में लंबे टाइम तक नहीं रखते हैं, किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट के पास उसको नहीं रखते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल से उसका ध्यान रखते हैं, उसका ऑटोक्लेव करते हैं, तो अपन उसको अंडर कम दाब पे कम प्रेशर के ऊपर उसका अपन कम ताप के ऊपर उसका ऑटोक्लेव करते हैं। ये उसके बेसिक पॉइंट है, वो तो रहेंगे रहेंगे वो बेसिक पॉइंट तो सभी रबड़ का सामान, चाहे वो ग्लव्स हो, चाहे वो मैकिन्टॉश हो, चाहे वो अपने रबड़ ट्यूब हो, कोई भी रबड़ का सामान हो, और भी एक्स्ट्रा कई सामान जो छोटे मोटे सामान होते हैं जैसे हॉट वाटर बोतल है, ये सब जो रबड़ का सामान होता है उसकी केयर अपने को सिस्टमेटिक तरीके से, रबड़ की जो मेन सावधानियां हैं वो तो आपको रखनी है। लेकिन अपन जो अलग अलग थोड़ा पर्टिकुलर उसके बारे में टॉपिक वाइज पढ़ ले, उसका पैराग्राफ अपन तैयार कर ले, तो उसमें आपने को सिस्टमेटिक तरीके से अपन लिख पाएंगे कि ग्लव्स की केयर अपन कैसे करते हैं, मैकिन्टॉश की केयर अपन कैसे करते हैं। जो कॉमन पॉइंट है वो तो सारे हैं ही हैं, इसके अलावा उसका साफ करने का जो तरीका है, भाई मैकिन्टॉश तो फ्लैट सीट होती है तो उसको अपन एकदम अच्छी तरीके से साधारण तरीके से साफ कर सकते हैं, लेकिन रबड़ के ग्लव्स की बात आई तो रबड़ के ग्लव्स को अंदर और बाहर से दोनों तरीके से साफ करना पड़ता है। तो उस समय उसके दो जोड़े होते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड के, उसके अलग अलग नंबर होते हैं। वो चीज़ मैकिन्टॉश के अंदर नहीं थी, क्योंकि मैकिन्टॉश तो वो बच्चों का और बड़ों का अलग अलग साइज का होता है, उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि भाई ये मैकिन्टॉश है, उसकी केयर कैसे करनी है। लेकिन ग्लव्स में तो आपको फटे हुए ग्लव्स अलग निकालने हैं, ये सेम साइज के ग्लव्स एक जगह करने हैं, ग्लव्स को अंदर और बाहर से दोनों तरीके से साफ करना है। अंदर अपन उसको बाहर से साफ, वो ड्राई होने के बाद में अंदर से भी उसको ड्राई करना है, फिर उसको पाउडरीकृत करना है, यानी एक्स्ट्रा उसकी और अच्छी केयर अपन कैसे करें, कैसे उसको रख रखाव करें, फिर उसको ड्रम में अच्छी तरीके से अलग अलग पेयर वाइज उसको जमा के रखना है। तो वो एक अलग उसका पैराग्राफ हो गया है, तो वो रबड़ का ही कॉमन पॉइंट तो उसमें भी अपन को काम में लेने हैं, लेकिन वो रबड़ का सामान है, लेकिन वो अलग सामान है, इसलिए अपन उसको थोड़ा अलग सिस्टमेटिक तरीके से उसको अलग से पढ़ लेते हैं। बाकी कॉमन पॉइंट मैंने आपको शुरू में इसीलिए तो कॉमन पॉइंट लिखा था कि केयर ऑफ द रबड़ गुड्स, रबड़ के सामान के अपन कि रबड़ सॉफ्ट होता है, उसको लाइट से बचाना और सारी जो भी एवरीथिंग जो केयर है वो आपको करनी है। आज अपन वही पैराग्राफ अलग से पढ़ेंगे कि केयर ऑफ द रबड़ ट्यूब्स, रबड़ की जो पाइप आती है, ट्यूब आती है, जिसको अपन मेडिकल लाइन में काम में लेते हैं, उसकी केयर कैसे करें। तो रबड़ ट्यूब आपको पता है, ट्यूब एक ऐसा अपना सामान है कि वो अंदर से, हालांकि ज्यादा लंबी ट्यूब बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं होती है, लेकिन कुछ ट्यूब तो छोटी होती हैं जिसको अपन दोनों साइडों से आराम से साफ कर सकते हैं। कुछ ट्यूब लंबी होती हैं तो उसको भी आपको बहुत अच्छे ढंग से साफ करना है। तो वो जो केयर ऑफ द रबड़ ट्यूब्स हैं उसको अपन किस प्रकार से काम साफ करते हैं, कैसे उसका रख रखाव रखते हैं, कैसे उसकी लंबी उम्र हो, वो साफ सुथरी रहे, दोबारा से पेशेंट को काम में ले तो अपना खर्चा बच जाएगा। लेकिन देखो इसमें पेशेंट वाइज होता है, कुछ गरीब पेशेंट भी आते हैं जिसके पास दवाई का पैसा भी नहीं होता, वो बिल्कुल खर्च नहीं कर सकते। वहाँ अपन जो रीयूज सामान है, अगर कोई वीआईपी पेशेंट है खर्चा वहन कर सकता है तो अपने को यूज एंड थ्रो सामान्य काम में लेना है। जैसे कल अपने ग्लव्स की बात की कि भाई महंगा ग्लव्स महंगे होते हैं, वो कॉस्टली पड़ते हैं, वो गरीब आदमी के लिए बहुत बुरी बात है। गरीब आदमी के 40 रुपए का ग्लव्स का जोड़ा अगर अपन उसका लगाएंगे तो बाकी और बहुत खर्चे होते हैं, जांच के खर्चे, डॉक्टर की फीस, वार्ड चार्ज, मेडिसिन चार्ज और बहुत सारे उसके खर्चे होते हैं, वही उससे वहन नहीं होते। तो उसके तो अपन अगर 40 रुपए भी बचाएंगे, तो अगर अपन 200 रुपए भी अगर उसके बचा देंगे तो वो पेशेंट तो आराम से अपना इलाज करा पाएगा। तो इसलिए अपन ये जरूर ध्यान रखें कि पेशेंट वाइज उसका डिसीजन ले। अगर पेशेंट खर्चा वहन कर सकता है तो आपको पता है यूज एंड थ्रो सामान या जो अच्छा सामान पैकिंग आता है स्टेराइल किया हुआ, वही आपको काम में लेना चाहिए। वो ग्लव्स हो चाहे वो कुछ मैकिन्टॉश हो। बहुत सारे वीआईपी लोग होते हैं जो खर्चा बहुत उसकी इनकम है तो उसके अपन मैकिन्टॉश ही यूज एंड थ्रो काम में लेते हैं, यानी एवरी सामान
यहाँ तक कि हर बड़े से बड़ी महंगा से महंगा सामान भी अपन उसको वन टाइम यूज लेते हैं या उसको सेपरेट मंगवा लेते हैं। जो कॉमन सामान काम में, जैसे थर्मोमीटर है, वो अपन कॉमन काम में लेते हैं, डिसइंफेक्टेड करके काम में लेते हैं। लेकिन अगर वीआईपी पेशेंट है तो उससे थर्मोमीटर 200-250 रुपए का अगर मंगा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेशेंट है वो इकोनॉमिक रूप से मजबूत है। तो अपन उसके लिए ऐसी उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, वो जाते ही ऐसे हॉस्पिटल में ही है जहां उसको अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से इलाज मिले, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो उसको है ही नहीं। लेकिन गरीब आदमी के लिए 1 रुपया भी उसके लिए बहुत महंगा पड़ता है। उसके लिए अपन जरूर ध्यान रखें कि उसको अपन एकदम सिस्टमेटिक तरीके से उसका इलाज करें, खर्चे का भी ध्यान रखें, उसकी परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, उसका इलाज भी ढंग से हो। तो वो कब हो पाएगा? जब अपन जो सामान काम में लेते हैं, जो सस्ते के चक्कर में अपन सामान काम में लेते हैं, उस सामान की साफ सफाई अच्छी की हुई होनी चाहिए। सस्ते के चक्कर में आप बिना साफ किया हुआ सामान उसके काम में ले लेते हो, उसकी बीमारी बढ़ जाती है। पहले उसके 10,000 रुपये में इलाज हो रहा था, अब उसके 50,000 में इलाज होगा, और फिर भी बचेगा या नहीं बचेगा, कॉम्प्लिकेशन और हो जाएंगे उसके, वो अपनी दिक्कत है। वो आपको नहीं करना है। जहां तक काम में लें, स्टेराइल सामान काम में लें, रीयूज सामान काम में लें। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गरीब है तो इसके अपन गंदा सामान या इन्फेक्टेड सामान काम में लें। इससे तो बढ़िया है कि उसका फिर आप नॉन इन्फेक्टेड सामान जो अपन यूज एंड थ्रो है वही काम में ले लें। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है, उसको डिसइंफेक्टेड करने की सुविधा नहीं है, तब अपन उसके जरूर, क्योंकि कई जगह ऐसी आती है जहाँ गरीब है लेकिन फिर भी अपने पास व्यवस्था नहीं है उसके रीयूज सामान लेने की, तो वहाँ आप उसके चाहे कॉस्टली ज़्यादा हो तो भी अपन वो यूज एंड थ्रो सामान काम में लेंगे, क्योंकि अपने पास वहाँ उसकी साफ करने की व्यवस्था नहीं है। तब अपन वहाँ पेशेंट को बताएंगे कि भैया हम आपकी गरीबी को जानते हैं, लेकिन हमारे पास मजबूरी है कि हम आपके सस्ता सामान काम में नहीं ले सकते। या कोई ऐसा क्रिटिकल ऑपरेशन है, वहाँ अपन बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ी सी भी चूक होते ही ऑपरेशन खराब हो सकता है, तो आप वहाँ उसके खर्चे को नहीं देखेंगे। वहाँ अपन उसके जो भी चीज़ अच्छी लगानी है वो अच्छी लगाएंगे, ताकि पेशेंट है उसको पूरा फायदा मिले। तो ये चीज़ अपने डिसीजन होता है अपना, अपन हर चीज़ को, क्योंकि अपन ये पढ़ेंगे तो कहेंगे सर आजकल तो सारा सामान है वो सारा पैकिंग का सामान आता है, नहीं आता है। पैकिंग का सामान पेशेंट वाइज, हॉस्पिटल वाइज और जगह वाइज होता है। कुछ सामान है वो पैकिंग का आता है, वीआईपी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ सारा सामान यूज एंड थ्रो आता है, एक भी सामान रीयूज नहीं लिया जाता, क्योंकि वो हॉस्पिटल ही ऐसी इस प्रकार की स्टैंडर्ड का है कि वहाँ जो सारे खर्चा वहन करने वाले पेशेंट उसके अंदर एंट्री करते हैं। लेकिन जब कोई नॉर्मल हॉस्पिटल है या कहीं देहाती इलाके में हॉस्पिटल है, गरीब इलाके में हॉस्पिटल है, वहाँ पब्लिक प्लेस वाला हॉस्पिटल है, वहाँ अपन रीयूज सामान काम में लें। वहाँ पेशेंट की कंडीशन है वो इकोनॉमिक रूप से मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ आपको पेशेंट की एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है। तो आप जरूर इस बात को ध्यान रखना इस चैप्टर को, क्योंकि नर्स के पास सब कुछ कंडीशन होती है। नर्स की ड्यूटी है वो बढ़िया हॉस्पिटल में भी लग सकती है, कहीं ऐसे देहाती इलाके में, रूरल एरिया में, आपके किसी गरीब जगह भी ड्यूटी लग सकती है। तो आपको तो सारा मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन एकदम से वीआईपी काम कर लिया इसका मतलब वीआईपी काम करेंगे, किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। सब चीज़ों का ध्यान देना आपको, एकदम से इकोनॉमिक तरीके से भी देखना है पूरी चीज़ का, अपन पेशेंट को पूरा फायदा मिले, पेशेंट की जो टर्म और कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको काम में लेना है। तो आप है ना जो सामान की सारी प्रकार की केयर करना आना चाहिए आपको। कोई जरूरी नहीं कि अपन सारा पैकिंग का सामान काम में लेते हैं। कभी भी आपको बोल दिया कि चलो ग्लव्स को स्टेराइल करो, आप बोलोगे मैंने आज तक ग्लव्स स्टेराइल किए ही नहीं है, मैं तो ग्लव्स नहीं खोलता हूँ और उसको फेंक देता हूँ। ऐसा नहीं होता। अपन जो है वो अपने को सारा नॉर्मल से लेके और स्पेसिफाई काम अपने को आना चाहिए। तो आज अपन जो रबड़ की ट्यूब है, हो सके मैंने आपको बताया अभी तक कि जो भी जहाँ हो सके वहाँ तक अपन बेस्ट स्टैंडर्ड ट्यूब भी काम में लें। अगर पेशेंट उसको वहन करता है तो न्यू ट्यूब भी काम में लें, यानी यूज एंड थ्रो ट्यूब भी काम में लें, ताकि पेशेंट सेफ रहे और वो उसका खर्चा भी वहन कर सकता है। तो लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको बड़ा इकोनॉमिक तरीके से आपको काम करना है, उसके पैसे को बचाना है और पेशेंट का फायदा पहुंचाना है। तो ऐसी कंडीशन में अपन वहाँ उस जो रीयूज सामान होता है उसकी अच्छी केयर कैसे करें। तो जो ट्यूब्स होती हैं, बहुत सारी ट्यूब्स अपन काम में लेते हैं, जैसे कैथेटर है। देखो कौन कौन सी ट्यूब है। एक तो कैथेटर है, कैथेटर कई प्रकार की होती हैं। कैथेटर पेशाब के लिए नहीं होती है, कैथेटर कार्डियक कैथेटर भी होती है, यूरिनरी कैथेटर भी होती है, यूट्रस कैथेटर भी होती है। कैथेटर वही होती है जो अंदर लगा के अपन अंदर के कोई भी प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। जैसे पेशाब नहीं लगता है तो अपन यूरिनरी कैथेटर लगाते हैं, यूरिन पास करवाते हैं।
यूट्रस के अंदर किसी को दवाई डालनी है या कोई आपको कोई यूट्रस के अंदर कंटेंट को बाहर निकालना है तो अपन यूट्रिन कैथेटर लगाते हैं। हार्ट के अंदर अगर लगाना है तो अपन हार्ट के अंदर जो कैथेटर लगाते हैं वो कार्डियक कैथेटर होती है, थोरेसिक कैथेटर होती है जो अपन लंग्स में लगाते हैं, कोई पानी भर गया हो जो भी है तो वो थोरेसिक कैथेटर। अलग अलग प्रकार की कैथेटर होती हैं जो अपन अलग अलग अपने पर्पज को पूरा करने के लिए काम में लेते हैं। ऐसे ही फ्लेटस ट्यूब है, वो गैस पास करवाने के लिए, एसिडिटी हो जाती है लोअर पार्ट में, अपने रेक्टल एरिया में गैस बढ़ जाती है, तब अपन वहाँ नीचे वाले पार्ट से कैथेटर लगा के और उसको फ्लेटस ट्यूब लगा के, उसको बोलते हैं फ्लेटस ट्यूब, गैस पास कराने के लिए लगाते हैं। तो ये फ्लेटस ट्यूब है, वो गैस पास कराने के लिए अपन काम में लेते हैं। उसके बाद में राइस ट्यूब होती है, जो पेशेंट मुंह से खाना नहीं ले सकता उसको अपन नली के द्वारा जो खाना देते हैं उसको अपन राइस ट्यूब से द्वारा खाना देते हैं। नली के द्वारा जो लगाते हैं अपन स्टोमक तक, ताकि डायरेक्ट ही वो लिक्विड पदार्थ है वो स्टोमक तक चला जाए। जैसे कोई अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, कुछ पेशेंट की सर्जरी की हुई होती है, मुंह की निगल नहीं पाते, कुछ एक्सीडेंट हो गए, खाना नहीं खा पाते, तो उसकी अपन खाने की पूर्ति है वो करने के लिए अपन राइस ट्यूब लगा कर उसको जो है वो खाना देते हैं। तो वो राइस ट्यूब है। इन्फ्यूजन सेट है वो क्या है कि अपन जो पेशेंट को जो ड्रिप लगाते हैं, फ्लूइड चढ़ाते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, तो ये जो सेट है ये सब क्या है, ट्यूब है। इसको अपन बड़ी सावधानी के साथ रखें। कोई जरूरी नहीं कि नई ट्यूब होती है उसको भी अपन कई बार खराब कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इन्फ्यूजन सेट है या आईवी सेट है ना, इंट्रावेनियस सेट है जो ड्रिप लगाते हैं, तो वो सेट क्या है कई बार अपन खोल कर बेड पे रख देते हैं, वो गंदा हो जाता है। तो ऐसा भी अपन ध्यान रखें कि जो पैकिंग का सामान आता है उसको भी अपन बड़े सावधानी के साथ काम में लें। सामान भी पैकिंग का है और आपकी टेकल न करने के कारण आपने उसको खराब कर दिया, तो इस प्रकार की दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे की सारी जो व्यवस्था है वो अपन करते हैं ट्यूब के द्वारा। तो ये जो ट्यूब है अलग अलग, उसका आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी ट्यूब। बेसिक ट्यूब बताइए मैंने आपको, और भी बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, लेकिन ये बेसिक ट्यूब है जिसको अपन हॉस्पिटल में रूटीन में काम में लेते हैं। तो अब देखो, पहला है आफ्टर यूज वॉश देम अंडर रनिंग वाटर होल्डिंग देम आई अपवर्ड अलाउिंग द वाटर टू रन थ्रू। सबसे पहले वो ग्लव्स वाली बात है कि अपन काम में लेते हैं, हाथ में पहने उसको धो लेते हैं। सेम वैसे ही जो ये ट्यूब होती है, जैसे फ्लेटस गैस पास करने के लिए आपने ट्यूब लगाई, लगाते ही अपन उसको रनिंग वाटर से साफ करें, अंदर और बाहर से। जैसे मान लीजिए ट्यूब होती है तो उसको नल चलाएं और उसको पहले तो बाहर से साफ कर लो ग्लव्स पहन के, फिर उसके अंदर से पानी जाने दो। ऐसे उसके आई को मतलब होता है उसका एक भाग है वो ऊपर कर लो, चौड़े वाला भाग जो होता है उसको खुले वाले भाग को नल के रनिंग वाटर के ऊपर कर लो। प्रेशर से जो पानी अंदर से जाएगा तो उसके अंदर जो भी मटेरियल जमा है वो मटेरियल है वो, क्योंकि अभी तुरंत वो जमा नहीं है, सूखा नहीं है, ड्राई नहीं हुआ है, वो पानी के साथ रनिंग वाटर के साथ अच्छी तरीके से वो क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। तो अपन उसको इमीडिएट यूज में लेते हैं, उसको रनिंग वाटर किसके द्वारा अंदर और बाहर से उसको अच्छी तरीके से साफ करते हैं। दूसरा है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल मे बी लॉज्ड ऑन द रबर ट्यूब्स, रिमूव देम यूजिंग ए स्वाब स्टिक। उसके बाद में अपन रनिंग वाटर से साफ करने के बाद में कुछ ट्यूब छोटी होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब होती हैं जिसको अपन अंदर से भी अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। तो रनिंग वाटर से साफ करने के बाद में भी कुछ मटेरियल उसके ऊपर जमा रह जाता है, तो जो ऊपर मटेरियल जमा रह जाता है उसको तो अपन सॉफ्ट कपड़े से उसको रगड़ के साफ कर देते हैं। अगर वो अंदर मटेरियल है तो उसके द्वारा ब्रुश आता है, या तो कॉटन स्वाब का, आगे कॉटन स्वाब का लगा हुआ होता है, या ब्रुश आता है, सॉफ्ट ब्रुश आता है, वो ट्यूब के अंदर डाल के उसको ऐसे थोड़ा साफ करते हैं। जैसे परख नली को अपन साफ करते हैं ना, वैसे ब्रुश के द्वारा सॉफ्ट ब्रुश आता है, उसमें वो रबड़ को खराब नहीं करेगा, एकदम मुलायम ब्रुश आता है जिसको अपन एकदम से उसको ट्यूब के अंदर डाल के दोनों साइडों से और उसको अपन अच्छी तरीके से अंदर से उसके अंदर जो भी गंदगी जमा है उसको अपन रगड़ेंगे तो रगड़ने से वो हट जाएगी, फिर अपन वापस रनिंग वाटर से साफ करेंगे तो वो वॉश आउट हो जाएगी। तो इस प्रकार से उसको अपन जो भी कुछ मटेरियल लॉज्ड का मतलब जमा हो गया उसके ऊपर चिपक गया, उसको अपन है वो ब्रुश के द्वारा, सॉफ्ट ब्रुश के द्वारा उसको अंदर और बाहर से अच्छी तरीके से साफ करेंगे। उसके बाद में क्लीन देम विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव द डर्ट एंड ग्रीस। फिर उसके बाद में अपन उसको साबुन के पानी में डाल के उसको छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। साबुन का पानी है वो सोडा है वो अच्छी तरीके से रबड़ के ऊपर जो भी जमा कोई ग्रीस है, कोई मेडिसिन है या कोई और किसी प्रकार का कोई बॉडी डिस्चार्जेज है वो जमा है,
वो उसको अच्छी तरीके से घोल लेगा और घोलने के बाद में अच्छी तरीके से उसको एकदम से रिमूव कर देगा। फिर अपन साबुन के पानी से धोने के बाद में उसको अपन प्लेन रनिंग वाटर, बिना साबुन का पानी, साफ पानी, उससे अपन उसको फिर साफ करेंगे ताकि इसको एकदम से उसके ऊपर सारा जो गंदगी और साबुन है वो एक साथ सारी हट जाए। उसको 2-3 टाइम अपन अच्छे एक टब ले लेते हैं, टब में साफ पानी भर लेते हैं, सभी ट्यूब्स को अंदर डाल देते हैं, फिर उसको एक एक करके अच्छी तरीके से सबको, अगर उसमें फिर भी कोई जमा है मटेरियल तो उसको ब्रश के द्वारा वापस अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद में ट्यूब है वो अपने अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है, कोई भी किसी प्रकार की गंदगी उसके ऊपर नहीं रहती है। अब उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया परजीवी रह सकते हैं, बाकी सारा प्रोसीजर अपन ने साफ सफाई का काम पूरा कर लिया उसका। अब अपन क्या करते हैं, उसके वॉश देम अगेन अंडर रनिंग वाटर एंड बॉइलिंग ट्यूब फॉर 5 मिनट्स बाय पुटिंग देम इन द बॉइलिंग वाटर, ड्राई देम एंड हैंग टू ड्राई। उसके बाद में अपन उसको या तो बॉईल करते हैं, देखो क्योंकि एक्सटर्नल यूज लेते हैं इसको, तो जो भी ट्यूब अपन एक्सटर्नल काम में लेते हैं, जैसे यानी साधारण प्रोसीजर काम में लेते हैं, जैसे गैस पास करवाने के लिए लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं अपन कि उसको अपन बॉइलिंग वाटर यानी उबलते हुए पानी में 5 मिनट तक, उसको ज़्यादा देर तक नहीं, ज़्यादा देर तक तो ज़्यादा देर तक गर्मी से रबड़ खराब हो जाता है, तो वो जो अच्छी क्वालिटी की ट्यूब होती है उसको अपन 5 मिनट तक अपन बॉइलिंग वाटर के अंदर उसको रखते हैं। ध्यान रखें कि ज़्यादा देर तक उबालना नहीं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, उबलते हुए पानी में 5 मिनट तक उसको अपन बॉईल करें, तो उसके द्वारा वो ट्यूब है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है। यहाँ आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, जो ट्यूब अपन साधारण काम में लेते हैं उसको अपन बॉइलिंग के द्वारा करते हैं, जो ट्यूब अपन ऑपरेशन के अंदर काम में लेते हैं, जैसे डीटी ट्यूब लगाते हैं, ड्रेनेज ट्यूब लगाते हैं, उसको अपन पैकिंग वाली, स्टेराइल की हुई पैकिंग वाली कंपनी की बनी हुई ट्यूब काम में लेते हैं। यहाँ पर अपन रीयूज ट्यूब काम में नहीं लेते हैं। सर्जरी के अंदर जो भी ट्यूब्स काम में आती हैं वो एकदम न्यूली पैकिंग वाली ट्यूब भी काम में लेते हैं, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है, अपना ऑपरेशन है वो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए जब अपन ओटी में सारा जो स्टेराइल काम करते हैं तो वहाँ अपन आप पैकिंग वाली ट्यूब भी काम में लें। थर्ड जो है वो कुछ ट्यूब जो अपन कुछ ऐसे प्रोसीजर काम में लेते हैं जहाँ इन्फेक्शन के चांस होते हैं, वहाँ उसको ऑटोक्लेव करें, कम दाब पे कम प्रेशर पे अपन थोड़ी टाइम के लिए अपन उसका ऑटोक्लेव करें। तो ऑटोक्लेव की हुई ट्यूब होती है वो प्योरली स्टेराइल होती है, उसमें कोई इन्फेक्शन होने के चांस नहीं होते हैं, तो वो ट्यूब अपन काम में लें। बाकी जो जनरल प्रोसीजर के लिए बॉइलिंग की हुई ट्यूब काम में लें, जो अपन जो मेजर सर्जरी या कोई ऐसे ओटी में काम में लेते हैं वहाँ न्यू पैकिंग वाली ट्यूब काम में लें। और जब अपन कोई मीडियम साइज का प्रोसीजर करते हैं, जैसे अपन पेशेंट को अपन राइस ट्यूब लगाते हैं, खाना देते हैं, वो ट्यूब है वो अपन जो है वो ऑटोक्लेव की हुई ट्यूब काम में ले, ताकि उसमें पेशेंट के इन्फेक्शन होने के चांस नहीं रहे। उसके बाद में ट्यूब को धोने के बाद में अपन उसको ड्राई करें, पहले ड्राई करके फिर उसकी पैकिंग बनाएं। पैकिंग बना के अगर बॉइलिंग करना है तो बॉइलिंग करके फिर ड्राई कर लो, अगर ऑटोक्लेव करना है तो पहले उसको ड्राई करो फिर उसकी पैकिंग बनाओ, कपड़े में उसको लपेट लेते हैं अलग अलग साइज की ट्यूब को, या अलग अलग प्रकार की ट्यूब होती है उसको एक जगह बांध के फिर उसको ड्रम में डाल के फिर उसको ऑटोक्लेव करते हैं। और जो यूज एंड थ्रो काम आती है वो आपको पता ही है, पैकिंग वाली आती है, जब जरूरत हो उसको नंबर वाइज खोलो, कौन से नंबर की ट्यूब कौन सी काम में लेनी है उसको मंगाओ, मंगा के जब यूज लेना है उसी समय अपन उसको ट्रे के अंदर रख दो, पेशेंट डॉक्टर उसको काम में ले लेगा। तो इस प्रकार से अपन ये इसको काम में ले। फिर जो भी ट्यूब हैं उसको अलग अलग पैकिंग करके अलग अलग ड्रम के अंदर अपनी जो अलमारी है उसमें उसको अपन सजा के रख दे, ताकि जब भी अपने को जरूरत हो सारे ट्यूब आपको एक जगह मिल जाए। एक साइज की एक ही प्रकार की जो ट्यूब होती है उसको एक जगह रखे, ताकि आपको और उसके ऊपर लेबल लगा के रखे, अलमारी को बंद रखे, जब भी जरूरत हो वहीं से उसको निकालें। पहले उसको बिल्कुल नहीं निकालें, एकदम ढकी हुई रहनी चाहिए और अच्छी तरीके से उसको ऑटोक्लेव करते हैं। उसके बाद में केमिकल फॉर्मेलिन के द्वारा भी अपन इसको कर सकते हैं, डिटोल के पानी में डाल के या सेविलॉन के पानी में डाल के भी इसको अपन डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। जो जनरल ट्यूब है उसको अपन डिटोल या साबुन के उसमें सेविलॉन के पानी में डाल के घोल में डाल के उसको डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं, या फिर अपन केमिकल यानी अपने पास जो हॉट एयर वो जो अपना फॉर्मेलिन चैम्बर होता है उसमें सारी ट्यूब्स को रख दो, फॉर्मेलिन की टेबलेट आती है उसको अंदर रख दो और उसको अपन बंद करके छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली उसका डिसइंफेक्शन हो जाएगा और सारे कीटाणु है वो नष्ट हो जाएंगे और अपनी ट्यूब वो स्टेराइल हो जाएगी। तो अपने पास पहली बात तो अपने पास अवेलेबल क्या है,
कौन सा प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको काम में लें, अपनी जो टर्म और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अलग, इसीलिए तो हर बात बताई जाती है। एक ही चीज बता देंगे तो अपन तो वही जानते हैं, दूसरी अपनी कंडीशन ऐसे आ गई, अपन बाहर हैं या अपने पास सामान दूसरा अवेलेबल है तो अपन उसको काम में लेकर उससे काम चलाएं। तो अपने टर्म और कंडीशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग है वो अपन अलग अलग सामान काम में लें और उस पूरे सामान को अपन अच्छी तरीके से उसकी केयर करें। तो इस प्रकार से जो रबड़ की ट्यूब्स होते हैं उसको अपन काम में लेते हैं। जहां आपको यूज एंड थ्रो काम में लेनी है वहाँ वो काम में ले, जहां अपने को रीयूज वाली है जनरल प्रोसीजर के लिए है वो अपने को यूज एंड जो रीयूज वाले काम में लें, उसको अच्छी तरीके से डिसइंफेक्टेड करें, वो भी गंदी नहीं होती है, लेकिन जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ अपन एकदम न्यू ट्यूब काम में लें। या फिर पेशेंट का जो इकोनॉमिक रूप से अगर वो एबल है तो वहाँ उसको अपन इस प्रकार से काम में लें। तो इस प्रकार से अपन ये रबड़ के सामान की केयर करते हैं। कल अपन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।